हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। तो फाइनली हम लेकर आ चुके हैं 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के लिए फिजिक्स के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। यह एकदम रियल क्वेश्चन पेपर होने वाला है और सभी प्रश्न आपके पेपर में छपने वाला है और जाके सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। सेम टू सेम आपको बनाकर भी आना है। तो चलिए बिना समय को गवाए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है कि ऊष्मा चालकता की बीमाएँ होती है। तो जो ऊष्मा चालकता है इसका बीमाएँ होता है mL/-3 K/-1 और इसे कैसे निकालेंगे? तो इसका सूत्र होता है ऊष्मा चालकता बराबर Q बराबर कि Ka/T1-T2 T होता है। इससे आपका क्या करना है? तो इससे आपको K का वैल्यू यहाँ पर ही K का बीमा निकालना है, क्योंकि बीमा के लिए हमें कांस्टेंट को बाहर करके उसका निकालेंगे। तो ये हो जाएगा, इधर से गुना हो जाएगा तो Q/L बटा हो जाएगा A, फिर T1-T2, ये कैपिटल T हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप दे दीजिएगा। उसके बाद T इसका निकालना है। आपको Q का पता होना चाहिए, बीमा क्या होता है। तो Q का होता है आपका mL² T⁻², T पे पावर जो है ना -2 हो जाता है। तो ये रख देना। उसके बाद लेंथ का तो L ही होगा, एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो इसका भी L² हो जाता है। उसके बाद इसका केल्विन हो जाएगा नीचे वाला का, उसके बाद टाइम का T हो जाएगा। तो L² से L² कट जाएगा आपका, तो mL, उसके बाद T पावर यहाँ पर 1 है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -3 आ जाएगा। उसके बाद केल्विन, नीचे केल्विन है तो ये केल्विन इन्वर्स हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा C हो जाएगा। उसमें ऑप्शन दिया गया है mL T⁻-3 K⁻-1। देखिए इसमें हम आपको सिर्फ आंसर बताने वाले हैं और उसका व्याख्या भी कर देंगे। और जाके ये रियल क्वेश्चन पेपर है, हमने सभी को तैयार करके लिख के एक जगह अच्छे तरीके से व्यवस्थित करके आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके बाद है कि किसी चीज़ ए के लिए प्रतिशत त्रुटि क्या होगा? तो किसी भी चीज़ के लिए ए का जो प्रतिशत त्रुटि होता है, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कुछ भी हो, कोई भी क्वांटिटी हो, उसके लिए प्रतिशत के लिए आपको पहले उसको डेल ए लिख देना है, जो भी क्वांटिटी का। फिर उसके बाद यहाँ पर ए हो जाएगा, नीचे यहाँ पर ए है, डेल ए बटा ए गुने 100, ये हो जाता है आपका प्रतिशत त्रुटि किसी भी क्वांटिटी का, राशि का। तो इसके हो जाएगा ए के लिए हो जाएगा डेल ए बटा ए गुने 100। ये देखिए ये सभी प्रश्न पहले भी करा चुके हैं, जो क्वेश्चन पेपर कराए थे उसमें भी सेम टू सेम प्रश्न था। इससे तो भयंकर ही प्रश्न था जिसमें हम लोग सॉल्व किए थे 2 नंबर का ही प्रश्न। तो उसमें ये छोटा सा बात तो हम आपको अच्छे तरीके से बताए थे। तो अगर वह वीडियो आपने देख लिया होगा तो ये सभी प्रश्न गर्दा उड़ा दीजिएगा। उसके बाद है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2.12 सेंटीमीटर से व्यक्त हो तो इसका क्षेत्रफल व्यक्त होना चाहिए। तो इसमें वृत्त का जो त्रिज्या आपको दे दिया गया है 2.12 सेंटीमीटर। और जाके वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता होगा कि πr² होता है। तो πr² होता है, तो पाई का वैल्यू आपको 22/7 देना है, या 3.14 गुने 2.12 को जो है ना आपको इसको स्क्वायर कर देना है। अगर इसको आप हल करते हैं तो आपको आ जाएगा यहाँ पर ही 14.125 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए तो पूरा जो है ना आंसर आपको नहीं देना है, यहाँ पर देखिए 3 ही है, 3 ही सार्थक अंक है इसमें, तो 3 ही अंकों तक देना है। तो 14.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 3 ही सार्थक अंक है तो 3 ही अंक तक इसका आंसर होगा। तो हो जाएगा 14.1 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में कौन जो है ना सदिश राशि नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो विस्थापन आपका सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है, लेकिन जो चाल है यह एक अदिश राशि है, यह सदिश राशि नहीं है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होता है और यह बीजगणितीय योग का नियम का पालन करता है, जिस कारण से यह अदिश राशि है। सदिश राशि होने के लिए त्रिभुज के जोड़ का नियम का पालन करना जरूरी है। तो चाल क्या है? तो चाल एक अदिश राशि है या सदिश राशि नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि यदि जो है ना ए बराबर इतना दे दिया है, ए वेक्टर बराबर इतना और बी वेक्टर बराबर इतना, तो इसके बीच कौन क्या होगा? तो आप लोग पढ़े होंगे कि जो है ना ए डॉट बी जो है ना स्केलर प्रोडक्ट पढ़े होंगे। तो इसमें होता है mod A इंटू mod B cos थीटा। तो यहाँ पर जो है ना cos थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। तो cos थीटा का वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा? A इंटू डॉट बी, उसके बाद हो जाएगा mod A इंटू mod B। तो आपको पहले ए डॉट बी निकाल लेना है। तो स्केलर डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि आई से आई गुना करेंगे तो वह 1 हो जाता है, और बाकी बात को गुना करेंगे जे से के से, उसका वैल्यू 0 होता है। तो हो जाएगा 3 तिया, पहले होगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, उसके बाद प्लस कीजिए 3 कम 3 हो जाएगा, उसके बाद माइनस 3 तिया 9। तो ये जो है ना 9 - 9 0 आ गया। तो ऊपर का जब वैल्यू 0 ही आ गया तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसमें
कॉस थीटा बराबर इसमें भी हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, नीचे किसी से भाग देंगे तो 0 में तो 0 ही होगा। उसके बाद कॉस थीटा बराबर हो गया आपका 0 डिग्री, 0 कितने में होता है 90 होता है, कॉस 90 डिग्री का जो वैल्यू है वह 0 होता है, कॉस से कॉस कट देगा तो थीटा बराबर आपका 90 डिग्री निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 90 डिग्री सी। उसके बाद समान त्वरण से गतिशील वस्तु का वेग होता है, तो समान त्वरण से, अगर एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु है तो उसका जो वेग होता है वह घटता भी है और बढ़ता भी है। देखिए इस दिशा में अगर मान लेते हैं किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, उसका त्वरण कुछ मान लीजिए, अगर इस दिशा में जाएगा तो उसका धनात्मक होगा, घट मतलब बढ़ेगा, अगर उल्टा दिशा में लगा देंगे तो उसका घटेगा, तो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट है, किसी प्रेक्षक के सापेक्ष किन्हीं दो पिंड ए और बी के वेग क्रमशः वी ए वेक्टर और तथा वी बी वेक्टर हो तो ए के सापेक्ष बी का वेग क्या होगा। ए के सापेक्ष कहा है, बी का वेग क्या होगा, तो वी बी ए जो है वह बराबर हो जाएगा आपका वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन वेग समय ग्राफ में जो है ना संभव नहीं है। तो वेग समय ग्राफ में क्या होता है, तो समय हमेशा इंक्रीज होता है, जो टाइम होता है वह हमेशा इंक्रीज ही करता है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें देखिए वेग पहले बढ़ रहा है समय के अनुसार, फिर समय के अनुसार घट रहा है, लेकिन टाइम जो है ना उसका एक जो है ना इंक्रीज ही हो रहा है सिर्फ। और इसमें भी जो है ना टाइम इंक्रीज हो रहा है, वेग भी इंक्रीज हो रहा है, टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, और इसमें भी हो रहा है। लेकिन जो बी ऑप्शन है इसमें जो है ना समय ऋणात्मक हो जाएगा, अगर इस तरह से चलेगा इसमें तो ये नीचे फिर इस दिशा में चलने लगता है, तो समय ऋणात्मक हो ही नहीं सकता है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ये ग्राफ जो है संभव नहीं है वेग समय ग्राफ के लिए। उसके बाद एक रफ एरिया है और उसमें नत समतल जो है ना, नत समतल या नत तल पर नीचे की ओर खिसकने से पिंड का त्वरण क्या होगा। कोई इस प्रकार से जो है ना एक नत समतल तल है और यहाँ पर कोई पिंड है, तो इसमें आपको फोर्स लगेगा और यहाँ पर mg फोर्स लगेगा बहुत सारा, इसमें अगर लगाते हैं सॉल्व करते हैं तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा पिंड का त्वरण ए बराबर जो है वह हो जाएगा g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। इस तरह से इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। उसको बताया कि रॉकेट परीक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है, तो जो रॉकेट प्रक्षेपण है वह संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ये सभी सब्जेक्टिव भी प्रश्न करा चुके हैं कि संवेग संरक्षण सिद्धांत हुआ होता है जिसमें किसी जो है संवेग संरक्षित होता है, जैसे आवेश का संरक्षण मतलब आवेश संरक्षित होता है, नियत होता है, उसी प्रकार से संवेग भी संरक्षित होता है जब इस पर कोई बाह्य बल ना लगे, क्योंकि अगर बाह्य बल लगेगा तो इसका वेलोसिटी बदलेगा तो इसका संवेग भी बदल जाएगा, तो वह संरक्षण सिद्धांत का पालन नहीं करेगा। तो इस तरह से हम लोग उस समय चर्चा किए थे, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न की, एक ठोस गोला जो है एक रुक्ष अनंत तल पर जो है ना लोटन करता हुआ नीचे की ओर जो है ना आता है, तो गोले पर जो है घर्षण बल की दिशा होगी वही हो गया कि जो है ना एक नत तल पर जो है ना कोई वस्तु जो है ना वह घर्षण करते हुए नीचे की ओर लोटन करते मतलब लुढ़कते हुए नीचे की ओर आता है, तो घर्षण बल किधर लगेगा, तो इसके विपरीत दिशा में लगेगा, इस टाइप लगेगा, तो ऊपर की ओर लगेगा। किस तरफ लगेगा, तो ऊपर की ओर लगेगा घर्षण बल की दिशा की क्या होगी, तो ऊपर की ओर होगी। फिर है एक जूल बराबर होता है, तो एक जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो कार्य बराबर हम लोग जानते हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। तो 1 जूल क्या होता है, तो 1 जूल कार्य का मात्रक जूल ही होता है। तो 1 जूल कार्य कब होगा, जब 1 न्यूटन किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उसमें 1 मीटर का विस्थापन उत्पन्न होगा, तो उसे हम लोग 1 जूल कहते हैं। तो 1 न्यूटन का बल लगाएंगे, 1 मीटर विस्थापन होगा, तो वह 1 जूल के बराबर होगा। तो 1 जूल बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन गुने 1 मीटर। आपको ये सभी ऑप्शन में दिख जाएगा, हम आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से बता रहे हैं। उसके बाद कि बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है, तो कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है, जो कार्य होता है अभी बताए थे कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये जो है क्या होता है, तो यह एक अदिश राशि है। देखिए भले ही बल और विस्थापन सदिश राशि है, लेकिन जो कार्य है वह एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती है और यह त्रिभुज के जोड़ के नियम का पालन भी नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने पर उसकी जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी तो 9 गुनी हो जाएगी। कैसे हो जाएगा, तो जो होता है आपका ऊर्जा का फॉर्मूला ई के वैल्यू हो जाता है, ये होता है p²/2m। तो इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर आपको जो है ना कह रहा है कि संवेग को 3 गुना कर देंगे, तो जो ई के का वैल्यू है, तो देखिए 2m तो
सेम में ही रहेगा, कांस्टेंट मान लेते हैं, तो पी स्क्वायर हो जाएगा। तो पी स्क्वायर में 3 गुना कारा करने के लिए 3 का गुना कर देंगे, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और उसके बाद पी स्क्वायर बटा 2m रह जाएगा। तो क्या कितना गुना हो जाएगा पहले का, तो 9 गुना हो जाएगा, इसका आंसर आपका 9 हो जाएगा। और यह कैसे आया, जो ये संबंध है तो ये आप जानते होंगे, उससे भी निकाल सकते हैं कि जो एनर्जी वैल्यू होता है हाफ mv² होता है, और जाके जो संवेग होता है मोमेंटम हुआ होता है mv। तो p बराबर mv है, तो mv² है, तो v को अलग कर दीजिए और p का वैल्यू यहाँ पर ही रख दीजिए। और इस तरह से जो है ना इस संबंध से हम लोग ये फार्मूला निकाले हैं, ई के बराबर p² बटा 2m। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्य बराबर होता है, तो कार्य बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा। जो वर्क होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। इसका कार्य का मतलब होता है कि जब किसी वस्तु पर जो है फोर्स लगाया जाता है तो उसमें उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को ही हम लोग कार्य कहते हैं। तो कार्य बराबर एफ इंटू डी भी, डी देखिए वो भी सही है, लेकिन इसमें आपको अधिकतम सोचना है, मतलब एक तरह से वेक्टर फॉर्म कह सकते हैं कि एफ डी कॉस थीटा हो जाएगा। ऐसे अगर डॉट प्रोडक्ट में हम लोग बदल देते हैं तो हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा। उसके बाद है कि यदि एफ बल लगाने से वस्तु भी वेग से गतिशील हो जाता है तो उसकी आवृत्ति जो है उसकी शक्ति होगी। तो जब किसी वस्तु में एफ बल लगाएंगे उसमें भी वेग से वह गतिशील होगा, तो उसका जो शक्ति का होता है फॉर्मूला वो हो जाएगा एफ इंटू भी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो शक्ति होता है पावर हुआ होता है कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। देखिए कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग शक्ति कहते हैं। तो कार्य जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो होता है एफ इंटू डी हो जाता है। उसके बाद समय है तो टी हो जाएगा, तो डी मानिए या एस मानिए, तो इसको हम भी कह सकते हैं क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो ये दूरी हो गया, समय हो गया, तो एफ इंटू वी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एफ इंटू वी। उसके बाद है कि एक कण जो है, एक कण की त्रिज्या आर के वृत्तीय पथ पर घूमता है। एक कण जिसका त्रिज्या आर है वह वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, तो परिभ्रमण जो है ना परिक्रमण के लिए आधे आवर्तकाल के लिए कण का विस्थापन क्या होगा। तो कण का विस्थापन जो है ना आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 2r राइट आंसर। आपका समय भी बहुत कीमती है और समय आप जल्दी निकाल देते हैं यहाँ पर। तो है कि जब कोई वस्तु एक समान वेग से वृत्तीय गति करता है तो इसके ऊपर लगने वाला समरूप बल क्या होगा, तो वह अभिकेंद्र बल होगा। अभिकेंद्र बल मतलब केंद्र की ओर लगेगा बल। जब कोई वस्तु एक समान वेग से वृत्तीय गति पर जो है ना घूर्णन करेगा या गति करेगा तो उस पर लगने वाला समरूप बल कौन सा होगा, तो वह अभिकेंद्र बल होगा। उसके बाद है कि पूर्णता प्रत्यास्थ टक्कर के लिए क्या जरूरी है। तो पूर्णता प्रत्यास्थ जब टक्कर होगा तो जो ई का वैल्यू होता है वह 1 के बराबर होगा। प्रत्यास्थ टक्कर का वैल्यू क्या होगा, 1 के बराबर होगा। उसके बाद है कि 1 ग्राम तथा 4 ग्राम वाले 2 गतिमान पिंडों की गतिज ऊर्जाएं समान है, उनके रैखिक संवेग का अनुपात क्या होगा। तो 1:2 हो जाएगा, आप ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। कैसे होगा, तो पी बराबर हम लोग जानते हैं कि √2 km होता है, और यहाँ पर हमें ये इसका नहीं कॉन्स्टेंट घटाइए, मॉस दिया है तो मॉस से सीधे कर लेते हैं, तो p समानुपाती √m होता है। तो दोनों का कार्य है तो P1 बटा P2 कर देंगे पहले, तो P1 बटा P2 इक्वल टू √m1 बटा m2, और पहला का वैल्यू है 1/4, तो 2 का ये वर्ग निकल जाएगा, 1/2 बाहर निकल जाएगा, तो 1:2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1:2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर है कि आर त्रिज्या वाले एक समान अर्धवृत्तीय तार के द्रव्यमान केंद्र की दूरी उसके ज्यामितीय केंद्र से होती है तो 2r/π होती है। उसके बाद 22 नंबर का सवाल है कि समान द्रव्यमान के 2 कणों में से एक स्थिर है तथा दूसरा जो है ना त्वरण a है, तो इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण क्या होगा। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा a वेक्टर बटा 2। a वेक्टर बटा 2 यहाँ पर ऑप्शन जो है कट गया है, आपको देख लेना है। इस तरह से जो है ना इसका ऑप्शन ही थोड़ा सा थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्रव्यमान नहीं खोकर यदि पृथ्वी की त्रिज्या एकाएक घटाकर जो है ना घटकर आधी हो जाए तो दिन रात होंगे। तो दिन रात जो है ना वो 6 घंटा का होने लगा। यदि हम पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वही रहेगा, लेकिन अगर उसकी त्रिज्या को हम एकाएक आधा कर देंगे तो जो दिन रात है वह 6 घंटा का हो जाएगा। कितने घंटा का हो जाएगा, 6 घंटा का हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी 6 घंटा का। देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हम आपको पहले भी करा चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को अंत तक देखते नहीं हैं, सिर्फ बोलते हैं कि क्वेश्चन नहीं मिला, अंत तक देखिएगा तो पूरा क्वेश्चन आपका छपने वाला है। फिर घूर्णन त्रिज्या का SI मात्रक होता है, तो घूर्णन त्रिज्या का SI मात्रक मीटर होता है, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण बराबर I बराबर होता है। पहले भी ये बता चुके हैं, सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में सब में बताए हुए हैं कि mr² होता है। तो यहाँ पर जो r है वही आपका घूर्णन त्रिज्या है, तो r² बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर I/m। ये भी आपको याद रखना है। और जाके आई का जो है ना इसमें अगर आप निकालते हैं तो इसका जो है ना देखिए मास पर तो निर्भर नहीं करेगा, इसमें आई
जो है ना मास हो जाएगा। और जाके इसमें जड़त्व आघूर्ण का ये भी पूछा जाता है कि जो है ना इसका मात्रक क्या होता है, तो केजी मीटर स्क्वायर होता है। और इसका बीमा भी आपको पूछा जाएगा, जड़त्व आघूर्ण ये एक अदिश राशि है, इसका बीमा भी पूछा जाएगा तो आपको बता देना है कि एम हो जाएगा, उसके बाद एल टी पे पावर 2 हो जाएगा, और जो है एम एल स्क्वायर टी पे पावर एम एल स्क्वायर टी पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि टी तो है ही नहीं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि 10 केजी द्रव्यमान के पहिए का उसके अपने अक्ष के परिता जड़त्व आघूर्ण जो है ना 160 किलोमीटर स्क्वायर है, तो घूर्णन की त्रिज्या क्या होगी। तो अभी भी बताए थे कि आई बराबर होता है एम आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर निकालना है आपको। तो आई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई बराबर है एम आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आई बटा एम। तो आई का वैल्यू 160 दिया गया है और जो एम का वैल्यू हुआ 10 है, तो कट जाएगा 16 आ जाएगा। तो इसको रूट में कर दीजिए, क्योंकि आर स्क्वायर है तो रूट में निकलेगा तो 4 मीटर आपका निकल जाएगा। राइट आंसर कितना हो जाएगा, घूर्णन त्रिज्या तो 4 मीटर हो जाएगा। ये देखिए फार्मूला ऊपर बताए थे, यहाँ पर ये लग गया। उसके बाद है कि गोखले गोले के भीतर जो है ना गुरुत्वीय विभव का मान होता है तो शून्य होता है। इसके अंदर जो है ना कोई कण है तो उसका जो विभव होगा वह गुरुत्वीय विभव वह शून्य होता है, क्योंकि गोले के अंदर है। उसके बाद पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है, तो पृथ्वी के लिए जो पलायन वेग का मान है वह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। उसके बाद कि पृथ्वी की यदि पृथ्वी की त्रिज्या r तथा गुरुत्वीय त्वरण g हो तो पृथ्वी सतह से पलायन वेग क्या होगा। पहले भी क्वेश्चन करा चुके हैं, √2 rg होगा या √2 rg या gr होगा, तो ये आपको याद रखना √2 gr। उसको कहता है कि केपलर का तृतीय नियम बताता है कि सूर्य के परिता ग्रह का परिक्रमण काल है तो टी स्क्वायर बराबर के आर स्क्वायर। इसे आप टी स्क्वायर समानुपाती होता है उसके अक्ष से जितना दूरी होता है उसके क्यूब का, तो आर क्यूब हो जाएगा इसके समानुपाती। उसके बाद नेक्स्ट है कि एक उपग्रह पृथ्वी के निकट चक्कर काटता है तो इसकी कक्षीय वेग क्या होगा, तो 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात क्या कहलाता है, तो यंग प्रत्यास्था गुणक कहलाता है। इसके बराबर होता है आपका प्रतिबल बटा विकृति, ये होता है आपका यंग प्रत्यास्था गुणक। उसके बाद है कि यंग प्रत्यास्था गुणक का जो है बीमा क्या होता है, तो एम एल पे पावर -1 टी पे पावर -2 हो जाता है यंग प्रत्यास्था का गुणक। यही होता है, देखिए एम एल पावर -1 टी पे पावर यही होता है आपका दाब का, प्रेशर का भी होता है, प्रतिबल का भी होता है और यंग प्रत्यास्था का भी गुणांक सेम ही होता है। फिर है कि एक लड़की जो है ना झूले पर बैठी हुई झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूले का दोलन काल क्या होगा। तो जो है ना एक लड़की जो है ना झूले पर झूल रहा है, तो अगर यह जो है ना खड़ी हो जाता है, तो मान लेते हैं यहाँ पर आ जाता है, तो ये खड़ी हो जाता है तो इसका सरल लोलक की लंबाई घट जाएगा। जब सरल लोलक की लंबाई घट जाएगा तो उसका जो दोलन काल है आवर्त काल वह भी घट जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा घट जाएगा, क्योंकि यहाँ संबंध जो है ना √L के बराबर हो जाता है। यहाँ संबंध के नीचे प्रश्न भी आ गया है, तो घट जाएगा, उसका राइट आंसर होगा। फिर कि सरल लोलक का जो है ना आवर्त काल दिया जाता है, तो जो सरल लोलक का आवर्त काल होता है टी टाइम पीरियड 2π इंटू √L/g। ये आपको संबंध याद ही रखना है, ये बहुत पहले भी करा चुके हैं, ये सेम टू सेम प्रश्न था। उसको देखिए जब पारे की जो है ना अनेक छोटी बूंदें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनती है तब बूंद का ताप क्या होगा, तो बढ़ जाएगा ताप। इसमें दो स्थिति होता है, तो इसमें बढ़ जाएगा, इसी स्थिति को आपको याद रखना है। उसके बाद है कि साबुन के बुलबुले के अंदर जो है दाब वह वायुमंडलीय दाब से होता है तो वह अधिक होता है। कोई भी साबुन है उसके अंदर जो दाब होगा वह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। उसको देखिए डैश के कारण जो है वर्षा की बूंदें गोलीय आकार के होते हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण जो है सरफेस टेंशन के कारण जो है वर्षा की बूंद गोलीय आकार की होती है। फिर सयांता गुणांक का ऐसा ही मात्रक होता है, तो किग्रा प्रति मीटर सेकेंड होता है, केजी प्रति मीटर सेकेंड होता है। किसका होता है, सयांता गुणांक का मात्रक। फिर संकीर्ण नलियों में द्रवों के प्रभाव के लिए मान होते हैं तो 1000 होते हैं, इसका आंसर आपका हो जाएगा C 1000। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि ताप का परम शून्य है, तो ताप का परम शून्य मान कितना होता है, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर ये ऑप्शन में रहता है तो माइनस जो है ना 273 डिग्री सेल्सियस भी आप लोग दे सकते हैं, -273 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी आंसर हो जाएगा इसका। फिर है कि ताप का वह मान जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर समान होता है वह क्या होता है, -40 डिग्री सेल्सियस। कैसे होता है, तो ये आपको फार्मूला याद रखना है, C/5 = F -32/9। इसमें जो है एफ सी का वैल्यू एक्स मानना है और एफ का वैल्यू एक्स मानकर आपको हल करना है, तो एक्स का जो वैल्यू निकलेगा वो -40 डिग्री सेल्सियस निकल जाएगा। देखिए इस तरह के प्रश्न पहले भी करा चुके हैं, सेम टू सेम प्रश्न जो है ना आपके सामने यहाँ पर ही मिल रहा है। उसके बाद लास्टवां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न होने वाला है कि विशिष्ट ऊष्माधारिता का ऐसा ही मात्रक होता है, तो होता है इसका जूल प्रति किग्रा इंटू केल्विन होता है, तो जूल प्रति केजी
केल्विन होता है, तो इसका मात्रक ये होता है। तो इस तरह से आपका ऑल टू ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।